अध्याय 11 देख रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। 1870 से लेकर 1947 के बारे में बात कर रहे हैं। जब रॉलेट एक्ट के लिए सत्याग्रह हुआ तो हिंदू और मुस्लिम इनकी जबरदस्त एकता दिखाई दी और यही गांधी जी भी चाहते थे। अब बात आती है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की। तो इसको समझना जरूरी है कि हुआ ये कि आपको थोड़ा ऑटोमन एम्पायर के बारे में समझना होगा। और ऑटोमन एम्पायर जो था, जो आज का आप टर्की है, तुर्की, तो वो ऑटोमन एम्पायर का सेंटर था। तो हुआ ये कि 1920 में, आपको याद है 1914 से लेकर 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुए। तो 1920 में ब्रिटिश ने क्या किया, जो टर्की है, टर्की के जो सुल्तान था, जिसको सुल्तान या खलीफा कहा जाता था, तो उनके साथ एक संधि करनी पड़ी। मतलब यानी कि ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया गया था या उनके साथ एक संधि करनी पड़ी थी ऑटोमन एम्पायर को अंग्रेज़ों के साथ। तो जब संधि की तो वो संधि जो थी बड़ी सख्त संधि थी, बड़ी सख्त थी। अब इसका क्या रोल हुआ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि खिलाफत आंदोलन यहीं से आया है। तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919-1924 की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक इस्लामिक मूवमेंट था। आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये अरब का इलाका है, यहाँ टू टर्की है और ये सारे मुस्लिम एरियाज़ हैं जहाँ पर इस्लामिक या उस ज़माने में काफ़ी फॉलोअर्स थे, आज भी हैं। तो यहाँ पर दो साहब हुए, हिंदुस्तान में आ जाइए, दो साहब हुए, अली ब्रदर्स। ये है मोहम्मद अली, ये है शौकत अली। तो इन्होंने ये कहा कि देखिए, जो अंग्रेज़ों ने, क्योंकि सब अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, अब अंग्रेज़ों ने जो मुसलमानों के रिस्पेक्टेड थे, जिनको पवित्र मानते थे, यानी कि जो खलीफा थे, जिसको पूरा विश्व मतलब पूरा विश्व जो इस्लामिक लोग थे वो इनको अपना नेता मानते थे, उनके लिए ब्रिटिश ने बहुत सख्त संधि डाल दी कि भाई ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तमाम तरीके के अधिकार छीन लिए। तो हिंदुस्तान के मुसलमान भी परेशान होना लाजमी है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा भाई ऐसा करिए कि जो आप असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि खिलाफत आंदोलन भी हमें चलाना होगा, क्योंकि पूरे विश्व के मुसलमान इसके खिलाफ हैं। तो ये एक अटेम्प्ट था जिसमें पूरे विश्व और साथ में हिंदुस्तान की जो मुस्लिम समाज है, कम्युनिटी है, वो साथ आएंगी। और जो टर्किश एम्पायर है, जिसे मैं ऑटोमन सुल्तान कह रहा हूँ, खलीफा कह रहा हूँ, इनके ऊपर जो यूरोपियन पावर का हमला है, यूरोपीय लोगों जिसमें ब्रिटिश भी शामिल है, उसको किसी तरीके से हम रोक सकें। तो आपको खिलाफत मूवमेंट समझ में आ गया। खिलाफत मूवमेंट का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, राइट। मतलब अंग्रेज़ जो हिंदुस्तान में कर रहे थे, जिसके लिए संघर्ष किया जा रहा था, वो खिलाफत का उस हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने जो किया उससे कोई लेना देना नहीं है। जो बाहर चल रहा था उसके खिलाफ बात की गई है। तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अब भारतीय मुसलमान ये चाह रहे थे कि जो पुराना ऑटोमन साम्राज्य है, क्योंकि सारे पवित्र मुस्लिम के जो धर्म स्थान है उसमें खलीफा का नियंत्रण होना चाहिए, बाकी लोगों का नहीं। तो यहाँ जो मैंने आपको दिखाया दो साहब, थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाइएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि एक पूरा का पूरा हमें सर्वव्यापी आंदोलन चलाना होगा, जिसको हम खिलाफत मूवमेंट कहेंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है साहब, क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा था कि हिंदू हो सब सभी एक हैं, और हमको भी यही मानना चाहिए कि हिंदू मुसलमान सब एक हैं। अपनी धर्म की बात वो अपने घर पे करते रहे, बाहर जब आए तो सब एक इंसान है, सब हिंदुस्तानी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गांधी जी का बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसका समर्थन करेंगे। और इन्होंने कहा कांग्रेस से, क्योंकि उस ज़माने में कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो पूरे काम कर रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखर प्रखर यही थी। तो इन्होंने ये कहा कि दो चीज़ें आप करिए। एक तो ये जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ है, हत्याकांड, जिसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं, जहाँ निहत्तों को अंधाधुंध गोली मारी गई थी, जो गोलियों से भुना गया था, और जनरल डायर ने किया था वो। और दूसरा खिलाफत मूवमेंट, इन दोनों को साथ चलाया जाए। तो अंग्रेज़ जो बाहर कर रहे हैं, अंग्रेज़ जो अंदर कर रहे हैं, उसके खिलाफ अभियान चलाएं। और सबसे बड़ी बात, स्वराज की मांग करें। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई। स्वराज मतलब अपना राज हो, अंग्रेज़ों का राज ना हो।
राइट। फिर आगे बात होती है 1921 से 22 की बात है। यहां पर जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग मतलब हम अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करेंगे अब, मतलब आप हमें कह रहे हैं ये करो, हम मतलब अहिंसा के तौर पे अहिंसा में रहेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन चुपचाप आपका सहयोग भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत आगे बढ़ गया, असहयोग आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ा। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी थे, उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। अब मैं आपको नाम लेता हूँ, देखिए कितने बड़े बड़े नाम मैं लेने जा रहा हूँ। ये साहब है मोतीलाल नेहरू साहब, ये है आपके चित्तरंजन दास साहब, सी आर दास साहब है। इनका नाम बहुत बड़ा है, आप देखिएगा दिल्ली जाएंगे तो आपको सी आर चित्तरंजन पार्क और इस तरीके का एक इलाका मिलता है, वो नेहरू प्लेस के पास में ही है। तो ये इनके नाम पे रखा गया है। एक मोतीलाल नेहरू साहब हो गए, सी आर दास हो गए, और सी राजगोपालाचारी, ये बहुत बड़ा नाम है। ये कौन थे मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ये पहले हमारे क्या रहे अभी आपको पता चलेगा, मैं मतलब उस समय बताऊंगा इसको। एक आसफ अली, तो ये सब बड़े बड़े लॉयर्स थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर थे, छोटा मोटा नाम नहीं है। आप देखिए मोतीलाल नेहरू, ये किसके पिताजी हैं, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब के पिताजी हैं, और इन्होंने लॉयर या कि बैरिस्टरशिप छोड़ दी असहयोग आंदोलन के तहत। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों ने जो जो उपाधियां दी थी किसी को भी, बड़े बड़े लोगों को, उन्होंने सबको वापस लौटा दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए आपकी। और जो विधानमंडल थे उन सब का बहिष्कार करना शुरू कर दिया कि हमको विधानमंडल चाहिए नहीं, हम जाते ही नहीं उसमें। ठीक है, जो भी अंग्रेज के कपड़े थे उनको ऐसा जमा किया गया और इसकी आग लगा दी गई, बीच चौराहे पे रख के, यानी कि कपड़ों की होली खेली गई। और फिर उसके बाद आप देखेंगे 1920 और 22 के दरमियान जो कपड़े आ रहे थे, यानी कि जो बेसिक काम था, कि बेसिक तो ट्रेड की लड़ाई थी ना, ये हर जगह ट्रेड की लड़ाई होती है, पैसा ही हर जगह होता है। तो जो आयात हो रहा था इन कपड़ों का हिंदुस्तान में, वो सब बहुत एक्सपोनेंशियली गिर गया था। ठीक है साहब, तो ये है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको मैं असहयोग आंदोलन कह रहा हूं। 1920 से 1922 के बीच में चला। गांधी जी आप देख रहे हैं, उनके हाव पे लोगों ने कहा अब हम अंग्रेजों के साथ सहयोग ही नहीं करने वाले। लोगों की पहल कदमी, पहल मतलब होता है शुरुआत करना, कदम मतलब होता है चलना, कदम पैर होते हैं। ठीक है, अब हुआ ये कि गांधी जी एक बात कहते थे और पूरे देश के लिए गांधी जी एक बहुत रिस्पेक्टेड फिगर बन गए थे। गांधी जी कुछ बात कहते थे, गांधी जी अहिंसावादी थे, यानी कि नॉन वायलेंस वाले थे। तो गांधी जी जो भी कहते थे लोग उनकी बात मानते थे। लेकिन हो ये रहा था कि देश हमारा बहुत बड़ा है, तो कई लोग अपना स्थानीय मतलब जो लोकल प्रॉब्लम है, गांधी जी के जो भी विचार थे उसका अर्थ, उसका जो डेफिनेशन है कुछ अलग तरीके से निकालने लगे थे। कई लोगों ने गांधी जी के सिद्धांतों का फॉलो किया, ऐसी बात नहीं है। कई लोग ये थे कि भाई जो उनके लोकल प्रॉब्लम है उसको जोड़ते थे इनके, मतलब वही समझते थे कि इसको जोड़ा जाए, मतलब स्थानीय आंदोलन में इनके विचारों को जोड़ के, या फिर गांधी जी कि भाई गांधी जी ने कहा इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैं आपको ले जा रहा हूँ गुजरात। ठीक है जी, खेड़ा, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। जो खेड़ा है वहाँ क्या हुआ कि जो पाटीदार किसान है, पाटीदार किसान बहुत बड़ा समाज है वहाँ पे। ओके, इन जो भी किसान थे उनके ऊपर लगान तो लगाया ही जा रहा था। अंग्रेजों का काम ही ये था कि लगान लो, टैक्स लो और आराम से अपना राज चलाओ। तो जो इन पर लगान लगाया जा रहा था उसके खिलाफ ये जो पाटीदार है उन्होंने इस लगान के खिलाफ आंदोलन चलाया, अभियान चलाया। अगर मैं आपको आंध्र प्रदेश ले जाऊं और ख़ासतौर पे जो तटीय है, यानी कि जहाँ पर समुद्र की रेखा मिलती है वहाँ पर, और तमिलनाडु, इसमें क्या हुआ कि जो अंदरूनी भाग थे, भीतरी ज़िले थे, यहाँ पर क्योंकि शराब की दुकानें खुल गई थी, तो शराब की दुकानों की बाकायदा घेराबंदी हुई, जिसे हम पिकेटिंग कहते हैं। अंग्रेजी में घेरेबंदी को हम पिकेटिंग कहते हैं, यानी इसका घेराव किया गया कि भाई अब आदमी लोग यहाँ खड़े हो गए कि कोई आके शराब नहीं ले सकता, हम खड़े हैं तो कैसे आओगे आप। इसी तरीके से मैं आंध्र प्रदेश की दोबारा बात बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक गुंटूर ज़िला है, आज भी है। तो यहाँ पर जो आदिवासी लोग थे, जो गरीब किसान थे, तो उन्होंने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। क्योंकि देखिए हुआ क्यों, अंग्रेजों ने कितने सारे कानून लगाए थे कि भाई अगर आदिवासी है आप यहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ की चीज़ें नहीं ले सकते, संसाधन आपके नहीं है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनको ही आप अलग कर दे तो वो तो विरोध करेंगे। तो गांधी जी ने जब कह दिया था सहयोग, तो सबने अपने अपने मतलब निकाले। ठीक है जी, ये तो ये काम हुआ।
अब विरोध इनका कारण ये था कि जो वन संसाधन किसके हैं, वह आदिवासियों के हैं, हिंदुस्तानियों के हैं, तो उनके अधिकारों को आप अंग्रेज कैसे सीमित कर सकते हैं। वो ये मान रहे थे, ये सब लोग यही मान रहे थे कि जब गांधी जी हैं वो क्या करने वाले हैं, उनको पूरा यकीन था कि जो भी कर या टैक्स लग रहे हैं गांधी जी एक तो इसको कम करा देंगे, जितने भी वन कानून हैं, वन कानून मैं कहूँगा इसको फॉरेस्ट लॉज, ये ख़त्म करा देंगे। तो ये क्या इन लोगों ने अपना खुद का स्वराज स्थापित कर लिया। मतलब इन्होंने कहा कि भाई हमारा स्वराज हो गया, क्योंकि उनको ये पता था कि भाई हमारा एरिया, हम स्वराज में आ गए। हमने कहा कि हमारा स्वराज होगा, यानी कि हमारा राज होगा इस पे, क्योंकि उनको ये पता था कि जो गांधी, उनको मानना था कि गांधी राज बहुत जल्दी आने वाला है। अब मैं आपको ले जाता हूँ सिंध। इसका मैप दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए सिंध कहाँ है। सिंध कई ऐसे जो क्षेत्र हैं आप देखेंगे कि वो हिंदुस्तान की सीमा से बिल्कुल लगे हुए हैं। तो ये सिंध है, आप देखते होंगे ना, ये अब लोग बताते होंगे कि मैं सिंधी हूँ, या लोग बताते हैं कि भाई आप सिंधी हो। तो ये सिंधी जो है वो इस इलाके में, यहाँ का जो इलाका है वहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में। तो इसी तरीके से एक इलाका जो पार्टीशन के बाद अलग हुआ पाकिस्तान में, सिंध इलाका, ये इलाका मैं इसको ज़रा दिखा दूँ आपको। अब ये सिंध इलाका, अब ये जो बेल्ट है ना, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये जैसे ही खिलाफत आंदोलन हुआ तो ये बड़े खुश हो गए, क्योंकि देखिए ऐसा है, रिलीजन के मामले में हर आदमी सेंटी हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। तो गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन को भी कहा कि भाई हाँ इसको भी करना है, तो हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान के साथ साथ सारे हिंदुस्तानी खुश हो गए। उन्होंने कहा वाह क्या बात है। तो बड़े, चाहे मुस्लिम व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, कहाँ के, यहाँ के, इस इलाके के, ये बड़े खुश हो गए कि वाह क्या बात है। और फिर उसके बाद जो खिलाफत आंदोलन के एक ये समझ लीजिए कि जो सांप्रदायिक एकता थी, हिंदू मुस्लिम जो एकता थी, वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई। वो कुछ लोग पहले भी थे, आज भी है, हिंदू मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जो समझदार आदमी है सब समझता है। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब अलग अलग लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो पंजाब कैसे दूर रह सकता है। जो पंजाब, हिंदुस्तान का पंजाब बता रहा हूँ यहाँ पर है, ठीक है जी। हिंदुस्तान का जो पंजाब है, इसमें अकाली आंदोलन शुरू हुआ। आप ये देखें, एक चित्र दिखाने की कोशिश की है मैंने। ये जो है अकाली आंदोलन है। हो क्या रहा था, अब सरदारों के लिए या पंजाबियों के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, गुरुद्वारा, ठीक है जी। ये गुरुद्वारा में क्या हो रहा था, जो महंत थे, मतलब जो प्रीस्ट होते हैं, उनको अंग्रेज़ों ने रखा था। मतलब अंग्रेज़ों के कहने पर ये जो प्रीस्ट थे वो यहाँ पर जमे हुए थे। तो ये जो अकाली आंदोलन है, बेसिकली ये जो अंग्रेज़ों द्वारा एक तरीके से सानिध्य पाया हुआ, या उनकी शरण में, या उनकी बात, उनके नाम पे जो यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको हटाने के लिए पंजाबी लोगों ने, या कहें पंजाब के सिखों ने अकाली आंदोलन चलाया। आप देखते हैं एक अकाली दल है हमारे यहाँ, जो पंजाब में बहुत 10 साल राज किया उन्होंने। तो अब यहाँ पर देखिए कि असम में, हर जगह ले जा रहा हूँ आपको, असम, यहाँ पर क्या हुआ कि सबके लोग जो, सब लोग जो है गांधी जी की जय, गांधी महाराज की जय, ये कहते कहते, क्योंकि आसाम में तो चाय बागान मेन है, प्लांटेशन मेन है, यहाँ पर जितने भी ये लोग यहाँ बागान मजदूर थे, उन्होंने क्या किया कि बस अपना नारा लगाना शुरू किया, गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय। और इन्होंने कहा भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ, ये कहा इन्होंने। फिर उसके बाद कईयों ने तो नौकरी भी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि भाई हमको तो अभी इंडिपेंडेंस मिलेगी, गांधी राज आ जाएगा, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आपको मैं बताऊं किस लेवल तक गांधी जी की वैल्यू थी कि असमिया में एक वैष्णव गीत है, ठीक है जी, विष्णु भगवान से रिलेटेड जो गीत है, और विष्णु भगवान का ही एक आकार है, जी हाँ, ये कहें री इनकारनेशन है कृष्ण भगवान। इनके गीत में ना कृष्ण भगवान को रख के गाया जाता था, लिखा गया था। इन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान को अलग का जगह ना गांधी जी का नाम रख दिया, और ये गांधी जी के नाम पे गाने लगे। मतलब कितना बड़ा नाम हो गया कि गांधी राज का यशगान करने लगे हर लोग। एक यहाँ पर शब्द आया महंत, जैसे मैंने बताया, सिख गुरुद्वारों के जो धार्मिक कर्ता धर्ता थे, अंग्रेज़ों की शरण पाए हुए थे। एक गैर कानूनी बेदखली एक शब्द यहाँ पर आया है। अब होता ये क्या है कि आपको आपकी ज़मीन से या पट्टे से ज़बरदस्ती हटा देना एज अ किसान, और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना कोई भी पॉइंट लगा के। घेरेबंदी का मतलब ये होता है कि कोई दुकान है उसमें, या कोई भी जगह है, वहाँ पर आप ऐसा घेरा बना लें आदमियों का
कि बाकी लोगों को अंदर ना घुसने दें। इसे हम पिकेटिंग कहते हैं या घेरेबंदी कहते हैं। अब यहां पर एक चित्र देखिएगा, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, महात्मा गांधी कृष्ण भगवान की भूमिका में दिखाए जा रहे हैं। ठीक, ये सारथी है, इसका मतलब जनता में इनकी ऐसी छवि थी। महात्मा गांधी को एक दैवी शक्ति, मतलब ये भगवान के रूप में पूजा जा रहा था। अब आप देखें, कृष्ण की तरह ये सारथी बने हुए हैं। ये महाभारत का आप समझ लीजिए एक सीन आप समझ कह सकते हैं, जिसमें ये अर्जुन जी हैं, यहाँ पर अपने बैठे हुए हैं, अपने महात्मा गांधी जी मार्गदर्शन यही कर रहे हैं। बेसिकली यही सारे लोगों को मार्गदर्शित करें, पूरे हिंदुस्तान को मार्गदर्शित कर रहे हैं। और बाकी जितने भी हैं, नेहरू साहब हो गए, आप जिनका भी नाम ले लीजिए, दादा भाई नौरोजी साहब हो गए, यहाँ पर आप देखिएगा आपको अलग अलग तरीके के तिलक साहब दिख रहे हैं, लाल बाल पाल तीनों ही दिख रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब दिख रहे हैं। तो सभी लोगों का मार्गदर्शन कौन कर रहे हैं? ये, और बाकायदा स्वराज मंदिर बताया गया है इसको, राइट। तो यहाँ देखें कि जनता के महात्मा बन चुके थे। हमने जो उदाहरण अभी देखे, जो एग्जाम्पल देखे, अलग अलग, पूरे मैंने देश की बात बता दी आपको। गांधी जी को एक मसीहा माने जाने लगा, वो ऐसे वो मसीहा ही थे, है ना। इनके लिए एक बड़ा एक अच्छी बात कही जाती है कि ना खड़ग बिना ढाल, गांधी जी ने हमें बगैर किसी चीज़ को उठाए हुए, ना कोई इन्होंने आम उठाया, ना किसी को कहा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कमाल तो किया उन्होंने। तो ऐसा आदमी जो गरीबों को मुसीबती या मुसीबत दिक्कतों से या गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। और सबसे बड़ी बात कि एकता की बात करता है, तोड़ की बात नहीं करता। वो कि नहीं कहता कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम बाहर जाओ, तुम अंदर जाओ, ये सरदार है और ये किसान है और तमाम तरीके की चीज़ें, ये गांधी जी नहीं कहते, इसलिए तो महात्मा है। एक आदमी जो सबकी एकता की बात करता है, हर वर्ग के बारे में सोचता है, ये बड़े लोग होते हैं। अब कई लोग ऐसे थे जो काम तो खुद करते थे, मेहनत खुद करते थे, उपलब्धियां उनकी खुद थी, लेकिन ये श्रेय देते थे गांधी जी को। ये कहते थे गांधी जी के कारण हुआ भाई ये। एक एग्जांपल देता हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जो उस जमाने में संयुक्त प्रांत कहलाता था, संयुक्त प्रांत, ठीक है जी। यहां पर क्या हुआ, एक जगह है जिसका नाम है प्रतापगढ़। यहां पर एक जबरदस्त आंदोलन हुआ, शक्तिशाली आंदोलन हुआ। और ये किस लिए हुआ कि जो मैंने आपको यहां पर बताया, किसानों और पट्टेदार जो लोग हैं, जिनकी ज़मीन है, बहुत सालों से उनकी ज़मीन है, उनको गैर कानूनी ढंग से कानून लगा के, गलत कानून लगा के लोगों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने का काम चल रहा था। तो ये जो प्रतापगढ़ के किसान थे, लोग थे, इन्होंने इसके खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन किया और सफलता पाई बाकायदा कि भाई ये काम ना हो दोबारा। और हुआ क्या, इन्होंने श्रेय दे दिया कि ये तो गांधी जी के कारण हुआ है। गांधी जी को शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन गांधी जी का नाम लिया उन्होंने। तो बेसिकली ये था कि कई लोग गांधी जी के अनुरूप काम कर रहे थे, उनकी बातों को मान रहे थे, अहिंसक काम कर रहे थे। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ थी, आदिवासियों ने कुछ ऐसा किया, कई बार किसानों ने भी ऐसा कर दिया, जो गांधीवादी आदर्श जो हुए, यानी गांधी जी के जो सोच थे, आइडियल्स थे, उसके खिलाफ काम करते थे, हिंसा का प्रयोग करते थे। ये सब भी चीज़ हुई है। अब 1922 से 1929 की घटनाएं आप देखें तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। देखिए, पहली चीज़ थे कि महात्मा गांधी साहब जो थे, उनका कहना था भैया अहिंसक आंदोलन होगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ नहीं होने वाली, ओके। लेकिन हुआ ये कि 1922 की बात बता रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा इसको। ये किसान लोग हैं, ये एक बिल्कुल जिसे कहें कि बहुत ही शांतिपूर्ण जुलूस लेके जा रहे हैं। कुछ इनका अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस ये असहयोग आंदोलन के नाम पे ये जा रहे हैं। ठीक हुआ ये, यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, इन्होंने इन पे गोली चला दी, तो इनके किसान मर गए। जैसे किसान मर गए, ये घटना है चौरी चौरा की, ठीक है, आज के उत्तर प्रदेश में है ये। तो चौरी चौरा की घटना है जब ये पुलिस वालों ने निहत्थे किसान, जो कि केवल अहिंसक तौर पे शांतिपूर्ण जुलूस चला रहे थे, उनको इस पुलिस वालों ने गोली मार दी। ठीक है, इनके कुछ किसान मारे गए। बस अब क्या होना था, किसानों को आ गया गुस्सा। आप जानते हैं, किसान अगर धरती चीर के पौधा या पेड़ उगा सकता है तो फिर उसके पास क्या क्या दम है
है ना, किसान आंदोलन में भी हमने देखा। तो इन्होंने क्या किया कि ये चौरी चौरा का जो पुलिस स्टेशन थे उसमें लगा दी आग। क्या लगा दी? आग। दुख की बात यह है कि बेचारे 22 पुलिस वाले मारे गए। देखिए, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो, ये चीज़ सही नहीं है। तो 22 पुलिस वाले मारे गए। अब हुआ क्या कि इससे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये जो काम हुआ ना, ये बहुत बड़ी बात हो गई पूरे देश के लिए। बेसिक ये था कि असहयोग आंदोलन को एकदम उसी समय जैसे चौरी चौरा का कांड हुआ, गांधी जी ने कहा नहीं साहब, मैं इसको वापस ले रहा हूं। तो एक तरीके से जो बहुत बढ़िया आंदोलन चल रहा था उसको बिल्कुल ब्रेक लग गई, वो एक तरीके से टूट सा गया, उसको वापस ले लिया गया। फिर आगे आए ये चित्तरंजन दास साहब, और यहाँ पर इनको देशबंधु चित्तरंजन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आए मोतीलाल नेहरू साहब। तो ये चित्तरंजन दास साहब प्लस आप कहिए मोतीलाल नेहरू साहब, इन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि अब हम लोग को एक काम करना चाहिए, अब हमको जो परिषद के चुनाव है इनमें भाग लेना चाहिए, और साथ में जब तक हम सरकार में नहीं आएंगे, जब तक हम एक पॉलिसी मेकर के रोल में नहीं आएंगे, तब तक हम सरकारी जितनी भी नीतियां हैं उनको कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसमें कैसे अपनी राय रख सकते हैं सरकार से बाहर बैठ के, राइट। कई लोगों ने ऐसी बात की, जिसमें मेन थे आपके चित्तरंजन दास साहब। ये एक बहुत प्रमुख नेता थे, पूर्वी बंगाल में ये वकील थे और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे चित्तरंजन दास साहब, ठीक है। तो फिर ये सब जानते बूझते फिर 1930 में तकरीबन 8 साल बाद गांधी जी ने कहा कि ठीक है, एक तरीके से आगे बात बढ़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, इसके बारे में भी बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब इस बीच दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। आज जो देश पे राज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और उनका जो बेस है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इनका एस्टैब्लिशमेंट इसी दशक में हुआ है। 1920 का जो दशक है इसी दरमियान हुआ है। तो कौन कौन सा? आरएसएस, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट है वो है आपका, यहाँ पर जो मैं सिग्नेचर में आपको डायग्राम दिखाता हूँ। मेन चीज़ ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अभी अलग हो गई है, CPIM अलग हो गया है और 2 भाग 3 भाग हो गए इसके। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अब देखिएगा, अब ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में ये बंदूकें क्यों चलाना सिखाया जाता है, ये तो मेरे समझ के बाहर है। लेकिन ये दोनों जो संस्था है, ये इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक। 2 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें, एक बहुत बड़ा नाम मैं लेने वाला हूँ, वो साहब हैं आपके भगत सिंह साहब। ये तो बहुत ही बड़ा नाम हो गया, बहुत बड़ा। 23 साल की उम्र में बेचारे को वो दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। किसलिए, वो भी, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन बेसिक ये बात है कि कई सारे लोग इसमें सक्रिय थे। जैसे मैंने कहा, क्रांतिकारी आपके राष्ट्रवादी भगत सिंह भी थे। और इस दशक के आखिर की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने कहा कि भाई अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। कौन सी दशक की बात मैं कर रहा हूं? 1920 से लेकर 1930 की बात, ठीक है साहब। आखिर में इन्होंने कहा कि भाई अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हुआ कब ये? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो बात है मोतीलाल नेहरू साहब के बेटे जवाहरलाल नेहरू साहब, ये भी बैरिस्टर थे, और इनकी अध्यक्षता में 1929 में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिस प्रस्ताव में था कि 1930 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आपको समझ में आया? स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? ओके, 1930 26 जनवरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब। इन्होंने इन सब लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया और ये कहा कि 1930 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन ये 1929 को पारित, मतलब ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि 1930 में हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये मैंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है। 1930 से लेकर 1934 तक चला, इसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं, वो चित्र है आपके चौरी चौरा कांड का, कि उसके बाद क्या हुआ था जिसके कारण
असहयोग आंदोलन को एब्रप्टली रोक दिया गया था। यहाँ है हमारे भगत सिंह साहब, यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे और जानेंगे दांडी मार्च कब कैसे हुआ। ठीक है साहब, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।